सो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो लिबरल नेशनलिज्म है वो किस तरह का चेंजेस लाता है यूरोप में, किस तरह के सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करता है। ठीक है, तो यही सारी चीज को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि नेशन स्टेट का जो आइडिया था उसको लिबरलिज्म किस तरह से सपोर्ट कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। Idea of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। देखिए, नेशनल यूनिटी यानी राष्ट्रीय एकता का जो विचार था उसके साथ एक और आइडियोलॉजी जुड़ गया था। ठीक है, एक और विचारधारा जुड़ चुका था और वो था लिबरलिज्म। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि भाई लिबरलिज्म होता क्या है। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म का जो टर्म है उसको लैटिन वर्ड लिबर से लिया गया है जिसका मतलब होता है फ्री। यानी लिबरलिज्म एक तरह से कहें तो एक ऐसा आइडियोलॉजी है जो फ्रीडम को सपोर्ट करता है, आजादी को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब लिबरलिज्म का मतलब क्या था मिडिल क्लास के लिए, अब हम वो समझते हैं। तो मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स, मींस एक व्यक्ति की आजादी। एक व्यक्ति का बहुत सारे टाइप का फ्रीडम होता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक व्यक्ति को छूट हो कि वो समाज में अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके। एक तरह का फ्रीडम जिसमें वो खुद के गवर्नमेंट को चूज कर सके, इस तरह का भी छूट। तो इन सारे फ्रीडम्स को ये मिडिल क्लास जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे। और साथ ही इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, यानी जो कानून है उसके सामने सभी एक बराबर है, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ना ही तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन लॉ को लेकर किया जाएगा, कानून को लेकर किया जाएगा। तो ये कुछ मतलब था लिबरलिज्म का मिडिल क्लासेस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आगे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आपको देंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए ह्यूमन लाइफ में भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। हम जो है अपने मतलब ह्यूमन का एक लाइफ साइकिल का है तो कुछ कुछ स्टेजेस में होता है, जैसे कि पहला होता है चाइल्डहुड, फिर टीनेज आता है, फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमन लाइफ साइकिल चलता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल को ले रहे हैं और देखिएगा कि किस तरह से हमारा जो माइंड सेट होता है। ठीक है, हम जैसे कि लाइफ में हमारा डिफरेंट फेजेस होता है, तो हमारा जो माइंडसेट होता है, जो सोचने का तरीका होता है, थिंकिंग एबिलिटी जो होता है, किसी चीज को देखने का नजरिया जो होता है वो किस तरह से चेंज करता है वो समझना है। ठीक है, अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो उस समय आपके लिए फ्रीडम क्या था। अगर हम फ्रीडम की बात किया जाए, अगर एक बच्चे की आजादी की बात की जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा फ्रीडम होगा कि भाई खेलने की छूट। ठीक है, उसको दिन रात खेलने दिया जाए। फिर स्कूल हॉलीडेज, मतलब साल भर के लिए स्कूल में छुट्टी हो जाए। तो इस तरह का क्या है, मतलब उस तरह का इसका सोच है। जो बच्चा है वो किस तरह से अपने फ्रीडम को इमेजिन करता है कि भाई उसको शरारत करने की छूट मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह का। अब हम आते हैं टीनेज में। ठीक है, तो टीनेज जो होता है हमारे लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ टाइम होता है। और टीनेज में मोस्टली हम लोग क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगर हम एक स्टूडेंट की फ्रीडम की बात करें तो उसको सबसे बड़ा उसके लिए फ्रीडम एक स्टूडेंट के लिए होगा कि उसे पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, पढ़ाई का मौका मिले और जो भी वो स्टडी मटेरियल एक्सेस करना चाहता है, जैसे कि अगर उसको किताब चाहिए, ठीक है, अगर उसे बुक्स चाहिए तो वो उसे एक्सेस कर सके। वो जो करियर परस्यू करना चाहता है, ठीक है, जो करियर वो आगे अपना बनाना चाहता है जिस सेक्टर में, उसको छूट मिले उस चीज को करने की, अपने टैलेंट को वो एक्सप्लोर कर सके, दोस्तों के साथ थोड़ा मजाक मस्ती कर सके। तो एक टीनेजर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए यही फ्रीडम होगा। ठीक है, तो एक तरह से आप देख रहे हैं ना कि जिस तरह से हमारा स्टेजेस चेंज हो रहा है, हम चाइल्डहुड से टीनेज में आए, उस तरह से हमारा क्या है, फ्रीडम का जो टर्म है, फ्रीडम का जो मीनिंग है वो भी चेंज हो रहा है। एडल्टहुड की अगर बात करें तो एडल्टहुड में ये जो फ्रीडम का टर्म है वो और भी वाइड हो जाता है। भाई एक एडल्ट को सोशल फ्रीडम भी चाहिए, मीन्स समाज में भी उसे एक स्वतंत्रता उसकी होनी चाहिए, वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सके फ्रीली, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पॉलिटिकल फ्रीडम भी चाहिए कि भाई वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके, और जो भी जॉब वगैरह अगर वो कर रहे हैं, कोई एडल्ट है जो जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो वो फ्रीली अपना ओपिनियन रख सके।
पार्शियलिटी उनके साथ ना हो, अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्हें लाइफ पार्टनर चूज करने को, मतलब वो लाइफ पार्टनर को चूज करने के लिए फ्री हो। तो इस तरह का फ्रीडम कुछ है वो मतलब एक एडल्ट के लिए इस तरह का कुछ फ्रीडम होगा। तो अब समझ गए आप कि जिस तरह से हमारे स्टेजेस डिफरेंट चेंज हो रहे हैं, उसी तरह से जो फ्रीडम के लिए टर्म है वो भी चेंज हो रहा है। तो उसी तरह से, ठीक उसी तरह से जो लिबरलिज्म का टर्म है वो भी सेक्टर वाइज, ठीक है, सेक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मेजरली हमें दो सेक्टर के बारे में पढ़ना है कि उसमें लिबरलिज्म का मतलब क्या है। पहला है पॉलिटिकल सेक्टर और दूसरा है इकोनॉमिकल सेक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल सेक्टर के बारे में। तो चलिए समझते हैं। पॉलिटिकली इट एम्फेसिस द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, ठीक है। लिबरलिज्म को अगर लिबरलिज्म की बात करें पॉलिटिकल सेक्टर में, तो सबसे पहला जो चीज आया वो था कि भाई गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, वो सबकी सहमति से बने, ठीक है। जितने भी लोग एक टेरिटरी के अंदर हैं उनकी सहमति से, उनकी इच्छा से गवर्नमेंट बने। एक तरह से कहें तो डेमोक्रेसी को लिबरलिज्म जो था वो सपोर्ट कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ठीक है। तो पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस तरह से लिबरलिज्म जो था वो उसका मतलब उभर कर आ रहा था, किस तरह से लिबरलिज्म का मायना यहां पर चेंज होता है, ठीक है। तो लिबरलिज्म का मतलब था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, मींस जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, राजतंत्र जो था वो उसका खात्मा। यहाँ पे ऑटोक्रेसी वर्ड का यूज किया गया। ऑटोक्रेसी का मतलब यहाँ पर समझना है। देखिए, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होते थे? राजा हुआ करते थे। यानी राजा कुछ भी डिसीजन ले ले, राजा का जो मन करे वो कर सकते थे और उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि जो हम स्टेप लेने जा रहे हैं उससे प्रजा का क्या होगा, यानी जो मेरा किंगडम है उसका क्या सिचुएशन होगा, उससे उनको कोई उतना मतलब नहीं हुआ करता। तो एक तरह से कहें तो यहाँ पर पावर जो था वो राजा के हाथ में सेंट्रलाइज था, ठीक है। पावर जो था राजा का, उसको कोई भी चेक नहीं कर सकता था, ठीक है, एक तरह से उसके कोई अगेंस्ट नहीं जा सकता था। तो इस वजह से ये जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था उस मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो पार्टिसिपेट किए थे लोग, उसका खात्मा चाहते थे। फिर दूसरा क्या था डिमांड भाई? तो क्लेरिकल प्रिविलेजेस, यानी क्लर्जी जो थे, क्लर्जी कम्युनिटी याद आ रहा है कौन थे? क्लर्जी कम्युनिटी वो थे जो मेंबर्स चर्च से रिलेटेड हुआ करते थे, एक तरह से प्रीस्ट कह सकते हैं चर्च के, ठीक है। तो क्लर्जी लोगों को ना कुछ कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिली हुई थी कि भाई उन्हें टैक्सेस नहीं पे करना, तो यही जो विशेष अधिकार मिला हुआ था, ठीक है, इसी के अगेंस्ट में थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है। वो चाहते थे कि ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिया जा रहा है भाई, ठीक है, जो विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं इसको खत्म किया जाए और इक्वालिटी स्टैब्लिश किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, और साथ ही वो एक कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहते थे। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहते थे? ताकि जितने भी सिटीजन्स हैं उनका राइट्स जो है, उनका जो अधिकार है वो प्रोटेक्टेड रहे, और जो भी गवर्नमेंट आ रहा है, यानी जो भी गवर्नमेंट पावर में आ रहा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन गाइड कर सके, ठीक है, स्मूथली रन करने में। मतलब एक तरह से कहें तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे, वो सिटीजन्स के इंटरेस्ट को देखकर जो भी कदम उठाना है वो उठाए। फिर क्या था भाई? तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी फेवर कर रहे थे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है भाई? कि एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जिसमें कि पीपल जो होते हैं, जो कॉमन सिटीजन होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के थ्रू, और फिर वही रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में जाकर लॉज वगैरह फॉर्मुलेट करते हैं कॉमन सिटीजन के लिए, और फिर यही जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नमेंट को भी रन करते हैं। तो कुछ इस तरह का डिमांड्स रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो भी लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, उनका लिबरलिज्म को लेकर ये माइंडसेट रहा था। 19th century liberals also stressed on the inviolability of private property। यहाँ पे inviolability of private property को समझना है भाई। लिबरलिज्म को जो फॉलो करते थे, लिबरलिज्म के आइडिया को जो फॉलो करते थे, उनको लिबरल्स कहा जाता था। तो भाई लिबरल्स जो थे वो 19th सेंचुरी के, वो विश्वास करते थे, वो बहुत जोर दे रहे थे इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी एक तरह से वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को सिक्योर करना चाहते थे। क्यों?
उनसे, ताकि उनसे कोई जबरदस्ती छीन ना ले, फोर्सिबली उनसे कोई उनकी प्रॉपर्टी को छीन ना ले। जैसे कि भाई राजा जो थे वो ऑटोक्रेटिक थे, अगर उन्हें मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गया है, ठीक है, तो वो उसे ले सकते थे, जबरदस्ती ले सकते थे, भले ओनर जो है वो देने को तैयार हो ना हो, बट वो ले सकते थे। तो इसी चीज से बचने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का डिमांड रखा। तो इस तरह से पॉलिटिकल स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब अभी तक हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। Yet equality before the law did not necessarily stands for the universal suffrage. Equality before the law means, जो equality before the law का जो आइडियोलॉजी था, मीन्स सभी लोग कानून के आगे एक बराबर है, इसका मतलब ये नहीं था कि सभी को वोट देने का अधिकार था। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब राइट टू वोट होता। तो ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि सभी लोग कानून के आगे एक बराबर हैं, ये तो ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं समझना है कि सभी को वोट देने का अधिकार है। अब इसको समझते हैं कैसे, आगे समझते तो पता चलेगा। You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in the liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to the property owning men. आपको अगर आप याद करो तो पहली बार जो डेमोक्रेसी प्रैक्टिस किया गया था ना, वो फ्रांस में किया गया था। कब? स्टेट जनरल का जो इलेक्शन हुआ करता था, उसमें क्या होता था कि इलेक्शंस हेल्ड हुआ करते थे और अधिकार राय मतलब वोट देने का अधिकार केवल उन लोगों को दिया गया था जो कि प्रॉपर्टी ओनिंग मैन थे, मींस जिनके पास प्रॉपर्टीज अच्छी खासा हुआ करते थे, और वो लोग क्या करते थे, टैक्सेस, जो डिमांडेड टैक्स था उसको पे किया करते थे। तो उन्हें हम क्या कहते थे, एक्टिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन क्या थे कि स्टेट जनरल की इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया करते थे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है ना कि भाई ये राइट टू वोट का अधिकार जो था वो पॉपुलेशन में केवल कुछ सेक्शंस को मिला हुआ था। बाकी जो मेन थे, आगे उनकी कंडीशन को देखते हैं। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। जिस तरह से एक्टिव सिटीजन यानी प्रॉपर्टी ओनिंग मेन को राइट देने का अधिकार था, उस तरह से वुमेन को नहीं था। जितनी भी वुमेन थी, चाहे वो रिच बैकग्राउंड की हो चाहे वो पुअर बैकग्राउंड की हो, उन्हें राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। और साथ ही जो मेन, यहां पे ध्यान देना, जो भी मेन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करता था, ज्यादा प्रॉपर्टी अबंडेंट अमाउंट में नहीं होता था, या जो टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे, उन्हें भी राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इससे अब क्लियर हो गया कि भाई राइट टू वोट का अधिकार सभी को नहीं दिया गया था, कुछ कुछ सेक्शंस को दिया गया था फ्रांस में, जो कि कुछ जो क्राइटेरियाज हैं उसको फुलफिल कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल द एडल्ट मेल एंजॉय सफरेज। तो जैकोबिन क्लब का एरा आया था, रॉबर्ट्सपियरे का एक एरा आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। उस वक्त क्या हुआ कि ये जैकोबिन क्लब्स थे जो इक्वालिटी को बहुत ही ज्यादा फेवर करते थे, ठीक है। तो इस टाइम ऑफ स्पैन में क्या हुआ कि जितने भी मेन थे, चाहे वो प्रॉपर्टी जिसके पास हो या ना हो, जितने भी एडल्ट मेन थे, उनको राइट टू वोट का अधिकार दे दिया गया था। मींस वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते थे। बट अब अभी भी ध्यान देना कि यहाँ पर वुमेन को अभी भी इग्नोर किया गया। अभी तक वुमेन की कहीं पर बात नहीं आई कि उन्हें राइट टू वोट का अधिकार दे दिया गया। अभी तक वुमेन को यहाँ पर इग्नोर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। However, the Napoleonic Code went back to the limited suffrage and reduced women to the status of a minor. इतना समझते पहले। भाई नेपोलियन आ गए थे फ्रांस में नेपोलियन आ गए थे तो मोनार्की भी तो लेकर आए थे ना, फ्रांस की राजगद्दी को उन्होंने संभाल लिया था। तो इससे क्या हुआ था कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया, जिससे कि डेमोक्रेसी क्या था, जो डेमोक्रेसी इनिशियल स्टेज में था, शुरुआती दौर में जो फ्रांस में डेमोक्रेसी था, वो सब तो बर्बाद हो जाता है। यानी जो राइट टू वोट का अधिकार था, यानी जो राइट टू वोट का पावर था, वो एक तरह से कहें तो लिमिट हो जाता है, मीन्स एक तरह से कहें तो खत्म हो जाता है। और नेपोलियन ने वुमेन के स्टेटस को, एक तरह से कहें तो वुमेन के रोल को काफी छोटा बताया है, काफी माइनर बताया है। आगे समझते हैं। And reduced women to the status of minors subject to the authority of the fathers and husbands.
देखिए, नेपोलियन ने वुमेन के स्टेटस को काफी छोटा बताया है, माइनर बताया है, और साथ ही एक वुमेन का जो फ्रीडम होता है, ठीक है, एक वुमेन का जो फ्रीडम होता है उसको उसने क्या किया कि वुमेन के फादर और हस्बैंड के हाथों में थमा दिया। मीन्स एक तरह से कहें तो एक वुमेन अपने लाइफ को शादी से पहले, मैरिज से पहले अपने फादर के अकॉर्डिंग जीती थी, और शादी अगर हो गया तो उसके बाद वो अपने लाइफ को किस तरह से चलाती थी, तो भाई अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड्स डिजायर विशेस, यानी एक तरह से कहें तो वो अपने मन से अपने लाइफ को नहीं चला सकती थी, ठीक है, कोई ना कोई ऊपर से था कंट्रोल करने वाला उनको, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो फादर हो। तो इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि अभी तक मतलब उस सोसाइटी में अगर उस वक्त की वुमेन की अगर हम बात करें, उनके कंडीशन की अगर बात करें, तो उस समय वुमेन के इमोशंस, फीलिंग, उनके थिंकिंग को उस समय सोसाइटी में उतना वैल्यू नहीं दिया गया था, इसलिए तो अभी तक राइट टू वोट का अधिकार भी उन्हें नहीं दिया गया था, यानी कोई भी सोशल थिंग में उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. देखिए, अगर किसी सोसाइटी में बहुत ज्यादा किसी कम्युनिटी के साथ अगर एक्सप्लॉयटेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा ना, तो जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके अंदर विद्रोह की भावना जो होती है ना, वो पैदा होने लगती है। एक तरह से कहें तो वो अंदर ही अंदर उनके अंदर गुस्सा भरने लगता है, और गुस्सा भरा है तो गुस्सा फूटेगा भी, तो वो आंदोलन, वो लोग क्या करते थे, आंदोलन करना शुरू कर देते थे, एक तरह से अपने वॉइस को रेज किया करते थे। तो यही जो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किसका हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किस कम्युनिटी के साथ हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मेन जो थे उनके साथ, उनकी कम्युनिटी के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो उन लोगों ने अपने रेज को मतलब रेज को वॉइस किया, ठीक है, अपने वॉइस को रेज किया, भाई आवाज इन लोगों ने उठाया, और पॉलिटिकल राइट्स यानी जो भी अधिकार बाकी लोगों को मिला हुआ था, जैसे कि एक्टिव सिटीजन को जो राइट टू वोट का अधिकार मिला हुआ था, ये भी तो एक पॉलिटिकल राइट हुआ ना। तो जिस तरह से एक्टिव सिटीजन को जितने भी पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए थे, अब मूवमेंट्स करके, मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करके, आंदोलन करके ये भी उन राइट्स को डिमांड करने लगे, मांगने लगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक तरह से हमने देखा कि लिबरलिज्म जो था वो किस तरह से चेंजेस, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सेक्टर में ला रहा था, लोगों को किस तरह से वो इंकरेज कर रहा था कि वो डिफरेंट, एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोचे। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि भाई पॉलिटिकल स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था।
पॉलिटिकल स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब था गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फिर इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, यानी सभी लॉ के सामने, मतलब के लॉ के आगे सभी एक बराबर है, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, यानी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अबॉलिशमेंट और जो भी विशेष अधिकार क्लर्जीज को मिले हुए थे उसका अबॉलिशमेंट। तो कुछ इस तरह के डिमांड्स, क्या कहते हैं, इस तरह का मीनिंग पॉलिटिकल सेक्टर में लिबरलिज्म का उभर कर आ रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था। इकोनॉमिक स्फेयर है यानी इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर हमको अर्निंग जितना होगा, अर्निंग जिस सोर्स से हो रहा था उस समय मेनली वो थे भाई क्या, बिजनेस और ट्रेड। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के आइडियोलॉजी को देखेंगे लिबरलिज्म को लेकर, कि वो लिबरलिज्म को लेकर क्या सोचते थे और साथ ही वो क्या डिमांड्स उस समय रख रहे थे। अब हम वो देखेंगे। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of the market and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capitals. So, businessmen और जो traders थे वो लोग चाहते थे freedom of market, यानी जो भी सामान, वो जो भी goods वो manufacture कर रहे हैं वो market के through easily, smoothly वो एक दूसरे से, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में बेच सके, पहला ये। और फिर दूसरा क्या था, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस को का वो अबॉलिशन चाहते थे, यानी भाई जिस जगह जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर हुआ है जरूरी तो नहीं कि वो उसी जगह पर सेल भी हो जाए। तो जिस वजह से क्या होता था कि भाई बिजनेसमैन को डिफरेंट रीजंस में जाना पड़ता था अपने गुड्स को बेचने के लिए। बट जब भी वो रीजन को चेंज किया करते थे, यानी जब वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाया करते थे तो उन्हें कुछ टैक्सेस बाउंड्रीज पर लगते थे, यानी स्टेट के बाउंड्रीज पे उन्हें कुछ टैक्सेस भरने पड़ते थे जो कि उनके काम को बहुत ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, ठीक है, उनके काम को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देता था। तो ये जो अननेसेसरी टैक्स था उसका ये अबॉलिशन चाहते थे कि ये टैक्स खत्म हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes. ठीक है, तो ये जो अभी हमने बात किया फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, जो अभी हमने भी पढ़ा, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड रहा है किसका, मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास में कौन थे भाई, तो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, यही सब थे। तो इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड रहा है, मांग रहा है कि ये जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस है उसको खत्म किया जाए और साथ ही उन्हें फ्रीडम ऑफ मार्केट जो है वो उन्हें मुहैया करवाया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। देखिए फर्स्ट जो हाफ था 19th सेंचुरी का, यहाँ पर हमें एक जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस का एग्जाम्पल दिया गया है और उस पीरियड क्या है भाई, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस का एग्जाम्पल दिया गया और इसके थ्रू हम समझेंगे कि भाई बिजनेसमैन जो थे, जो ट्रेडर्स थे, उनको किस टाइप का प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities confederation of 39 state। तो नेपोलियन ने इस जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस को कनकर किया था, ठीक है। और ये जर्मन स्पीकिंग प्रोविंस जो था वो 39 स्टेट्स का कन्फेडरेशन था। एक तरह से कहें तो 39 छोटे छोटे स्टेट्स को ये जोड़कर बना हुआ था, एक तरह से कहें तो ये महासंघ था, ठीक है। तो यहाँ पर ही कुछ प्रॉब्लम्स बिजनेस क्लास और ट्रेडर्स को झेलना पड़ा है, तो वही हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। Each of these possess its own currency and weights and measures। तो यहाँ पर हर एक स्टेट जो था, 39 स्टेट्स थे भाई, और यहाँ पर हर एक स्टेट्स का अपना वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम था, अपना करेंसी था। यानी एक तरह से कहे तो हर एक स्टेट का अलग अलग करेंसी था और साथ ही वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम भी था। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers, paid custom duty of about 5% at each one of them। तो यहाँ पर एक व्यापारी का हाल बताया गया है कि जब वो हैम्बर्ग रीजन से न्यूरेमबर्ग रीजन में जाते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स से गुजरना पड़ता है। कस्टम बैरियर्स क्या होता है भाई, तो सीमा शुल्क,
सीमा शुल्क बोलते हैं, यानी जो बाउंड्रीज पर जो टैक्सेस लगते हैं ना, जब हम एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं तो उसमें जो टैक्स लगता है बाउंड्री पे, स्टेट के बाउंड्री पे जो सीमा पर टैक्स पे करना पड़ता है, वही बात किया गया है यहाँ पर। तो एक मर्चेंट को, एक व्यापारी को 11 यानी 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता था, और हर एक बैरियर जो होता था, हर एक बैरियर जो था उसमें उसको 5% कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता था ना कि उनका काम जो था वो काफी स्लो हो जाता था। ठीक है, काम करने से पहले इतना टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ता था कि इतना रुकावट आ जाता था उनके काम में कि उनका काम बहुत ही स्लो हो जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूटीज वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू दी वेट और मेजरमेंट्स ऑफ दी गुड्स। और ये टैक्सेस जो थे, मर्चेंट्स को टैक्सेस कभी कभी जो वो गुड्स कैरी किया करते थे, मींस गुड्स जो वो सामान जो वो कैरी किया करते थे, उनके भार और उनके आकार को भी लेकर टैक्सेस उन्हें भरना पड़ता था। यानी अगर मान लीजिए कोई मर्चेंट एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहा है, ठीक है, और उसके पास सामान है और वो खूब बहुत ज्यादा भारी है, तो उसे उतना टैक्स भी पे करना पड़ता था, या आकार बहुत बड़ा है तो उस हिसाब से उसे टैक्स पे करना पड़ता था। तो देख सकते हो कि काम शुरू करने से पहले इतना टैक्सेस पे करना पड़ता था कि काम जो है वो पूरा होने के पहले ही खत्म होने के कगार पर यहाँ पर दिखने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। As each region has its own system of weight and measures, this involves time-consuming calculations. क्योंकि हर एक रीजन का अपना वेट एंड मेजर का सिस्टम था भाई, तो इससे क्या होता था ना कि जो बिजनेसमैन हुआ करते, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, उन्हें बहुत ही ज्यादा हिसाब करना पड़ता था। ठीक है, अब एक रीजन से दूसरे रीजन जा रहे तो पहले उन्हें प्रिपरेशन करना पड़ता था कि भाई ये जो मेरे पास कैपिटल है या जो मेरे पास रिसोर्स है उसको पहले वो लोग हिसाब करके कन्वर्ट किया करते थे। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशंस होते थे ना, ये जो हिसाब हुआ करते थे, वो बहुत ही टाइम टेकिंग हुआ करते थे, बहुत ही उनको टाइम लगता था, अपना दिमाग उसमें लगाना पड़ता था। The measure of cloth, for example, was L, which in each region stood for a different length. So यहाँ पर हमें दिखाने की यहाँ पे कोशिश किया गया है कि एक यूनिट जो होता था, यानी कोई भी मेजरमेंट या वेट का जो यूनिट था, वो किस तरह से रीजन बाय रीजन फ्लक्चुएट करता था, किस तरह से रीजन बाय रीजन चेंज हो जाता था, वो हमें यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया गया। और यहाँ पर यूनिट कौन सा है? एल एक यूनिट है जो कि कपड़ा नापने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हमें इसका एग्जाम्पल दिया गया और इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि एक यूनिट किस तरह से एक मर्चेंट को कितना सफर करना पड़ता था व्यापार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट्स है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था। तो भाई देखते हैं, आगे देखते हैं। An L of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 सेंटीमीटर of cloth. अगर आप एक L मटेरियल यानी एक L कपड़ा लेकर फ्रैंकफर्ट गए हो, ठीक है, तो आपको वहां पर 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ मिलेगा। यानी एक L का वैल्यू फ्रैंकफर्ट में कितना था? 54.7। और अगर वही आप मेंस सिटी में पहुंच रहे हो, अगर मेंस में जा रहे हो, तो वो हो जाता था 55.1। देख सकते हो किस तरह से यूनिट यहाँ पर चेंज हो रहा है। फिर न्यूरमबर्ग में अगर जा रहे हो तो वो 65.6 सेंटीमीटर हो जाता था। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप फ्रीबर्ग में जा रहे हो तो वो 53.5 सेंटीमीटर हो जा रहा था। यानी एक एल जो था, एक यूनिट जो था एल का, उसका वैल्यू इस तरह से चेंज हो रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो गैपिंग अच्छा खासा है। ठीक है, सो इस तरह से प्रॉब्लम से जो थे ट्रेडर्स उस समय सफर कर रहे थे भाई। Such conditions were viewed as obstacles to the economic exchange and growth by the new commercial classes. अब इस तरह के जो कंडीशंस थे, अभी हमने डिस्कस किया भाई, देखा, तो इस तरह के जो कंडीशंस थे वो एक रुकावट का काम कर रहे थे, एक तरह से कहें तो बाधक का काम कर रहे थे बिजनेस कमर्शियल क्लासेस के लिए, क्योंकि इन्हें इकोनॉमिक एक्सचेंज करने में बहुत ही दिक्कत होता था। यानी अगर कुछ लेन देन करना है तो इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से सफर करना पड़ रहा था। तो इस वजह से ये भाई काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिमांड रखा। अब वो डिमांड क्या था वो समझते हैं। Who argued for the creation of
unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो भाई इस तरह से ये लोग परेशान थे फ्लक्चुएशंस से, जो वैल्यू चेंज हो जा रहे थे, इस तरह से ये लोग परेशान थे। तो इन लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग डिमांड रखा कि हमें एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी चाहिए। अभी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है वो समझना है। मतलब उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र का डिमांड किया, एक ऐसा टेरिटरी मांगा जहां का इकोनॉमी जो हो, ठीक है, जहां का इकोनॉमी जो हो वो यूनाइटेड हो, मींस एक तरह से कहें तो जुड़ा हुआ हो। अब इकोनॉमी है मींस अर्निंग से रिलेटेड है वही बात। तो अर्निंग कैसे होता है, अभी यहाँ पे हम लोग जो बात करें, यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ अर्निंग की क्या बात है, मतलब यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग किसके बारे में बात करें, कमर्शियल क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस, ट्रेड, यही सब है मेन सोर्स ऑफ अर्निंग। और बिजनेस ट्रेड में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज होता है। और केवल कॉमोडिटीज का ही एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि उनके क्वालिटी और क्वांटिटी का भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी भी यहाँ पर क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब हम आते हैं क्वांटिटी पर, क्योंकि अभी तक जितना प्रॉब्लम है वो क्वांटिटी पर ही है, तो अभी हम क्वांटिटी को लेते हैं। तो वो चाहते थे कि एक ऐसा रीजन बने, एक ऐसा टेरिटरी उभर कर आए जहां पर जो क्वांटिटी हो, यानी जो वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम जो हो वो एक तरह से कहे तो यूनिफॉर्म हो, मींस कॉमन हो। अगर वो व्यापार कर रहे हैं, अगर एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं एक टेरिटरी के अंदर, तो जो वैल्यू है वेट एंड मेजर्स का वो फ्लक्चुएट ना कर जाए, मींस वो चेंज ना हो जाए। तो इस तरह का कुछ उन लोगों ने डिमांड रखा था कि भाई यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम लाओ एक टेरिटरी में, इस तरह का उन लोगों ने डिमांड रखा था। क्यों भाई, इससे क्या हो रहा था कि अगर सब जगह कॉमन वेट एंड मेजर का सिस्टम आ जाएगा तो वो इजीली अपना एक्सचेंज कर सकते हैं, गुड्स को इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं, सर्विसेज को, जिससे कि क्या होता कि उनका जो ट्रेड है, उनका जो बिजनेस है वो ग्रो करता। वो अब अपने कैपिटल के इन्वेस्टमेंट, यानी अब वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते नहीं कि भाई इसमें इस रीजन में मेरे को लॉस हो जाएगा तो दूसरे वाले रीजन में प्रॉफिट हो रहा। इस तरह का जो मनोभावना था वो अब खत्म हो गया था, क्योंकि अब एक कॉमन वेट एंड मेजर का सिस्टम वो पूरे टेरिटरी पे चाहते थे, ठीक है। तो इनके इस मंशा को, इनके इस डिमांड को भी पूरा किया गया। In 1834, a custom union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia, joined by the most of the German states. तो 1834 में एक कस्टम यूनियन, ठीक है, कस्टम यूनियन है जिसे जोल्वरिन भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो जोल्वरिन भी कहते हैं, सेटअप किया गया। कस्टम यूनियन क्या होता है या जोल्वरिन क्या होता है, ये एक ऐसा संगठन होता है, ठीक है, और एक ही तरह का संगठन है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थमा दिया गया कि अब मर्चेंट्स वगैरह से या बिजनेसमैन से आप लोग क्या करते हो, टैक्स को वसूलोगे, ठीक है। अब हर जगह मर्चेंट्स को टैक्स नहीं भरना था, ठीक है। अब जोल्वरिन का काम था कि वो जो है वो मर्चेंट क्लास या बिजनेस क्लास से टैक्सेस को ले, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया गया कि थोड़ा इजीनेस लाया गया, इजीनेस, कंफर्ट थोड़ा सा किया गया बिजनेस क्लास को और मर्चेंट्स वगैरह को। और जोल्वरिन को सेटअप किया गया प्रूशिया में और बहुत सारे जर्मन स्टेट्स में भी जोल्वरिन को क्या किया गया, सेटअप कर दिया गया। इससे क्या हो रहा था कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो था, जो अभी तक बार बार ऑब्स्ट्रक्शन बार बार बीच में आ जा रहा था, वो अब खत्म हो रहा था। अब हम जोल्वरिन के काम को देखते हैं कि जोल्वरिन ने और क्या क्या स्टेप्स उठाया। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। तो इस यूनियन ने क्या किया, इस संगठन ने क्या किया कि जो अननेसेसरी टैक्सेस लगते थे, ठीक है, जो अननेसेसरी टैक्सेस मर्चेंट्स को पे करना पड़ता था उसको खत्म कर दिया, ठीक है। एक तरह से रिलीफ दिया किसको, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स को। और फिर क्या किया, करेंसीज जो थी, यानी जो मुद्राएं थी जिसमें लोग अपना एक्सचेंज, इकोनॉमिकल एक्सचेंज किया करते थे, जो कि 30 था, ठीक है, 30 था, उसको रिड्यूस करके उस करेंसी को कितना कर दिया, 2 कर दिया, यानी 2 कॉमन नेशनल करेंसीज को इंट्रोड्यूस किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन। सो देखिए भाई, मेजर स्टेप्स लिए गए थे, ये बहुत बड़े स्टेप्स थे। और कंफर्ट किसको किया था भाई, ये जो सारे एफर्ट्स थे, जो मतलब
मर्चेंट क्लास ने लगाया था, जिसकी वजह से ज़ोल्वेरिन सेटअप हुआ और ये सारे स्टेप्स लिए गए थे। एक बहुत ही मेजर स्टेप्स था जो कि मतलब जो बिजनेस और क्या कहते हैं मर्चेंट लोगों के लिए लिया गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को क्या कर रहा था भाई, ग्रोथ करने में मदद कर रहा था, एक तरह से क्या तो डेवलपमेंट करने में मदद कर रहा था। तो भाई कस्टम बैरियर्स और केवल स्टैंडर्डाइज कर देने से वेट मेजर को ही जो ये ट्रेड है वो ग्रो नहीं करेगा, डेवलप नहीं करेगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन को ठीक किया गया। ठीक है, तो रेलवेज नेटवर्क को क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया, रेलवेज को क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया, ताकि जो गुड्स हैं, ठीक है, जो गुड्स हैं वो इजिली एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव कर सके। तो इससे अब देखिए रेलवेज क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हो गए थे, रेलवेज आ गए थे। तो ये क्या कर रहा था, रेलवेज क्या कर रहा था कि एक रीजन से दूसरे रीजन को जोड़ रहा था। तो भाई एक रीजन से केवल दूसरे रीजन को ही नहीं जोड़ रहा था, बल्कि वहां के जो लोग थे उनको भी आपस में वो जोड़ रहा था। डिफरेंट पीपल जो थे वो आपस में कांटेक्ट में आने लगे थे। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि एक तरह से नेशनल यूनिटी हार्नेस हो रहा था, मींस एक तरह से नेशनल यूनिटी अब लोगों के अंदर ग्रो करना शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। तो क्या हुआ भाई कि अब लोगों में यूनिटी ग्रो कर रहा था, भले ही वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से एक छतरी के अंदर आ रहे थे, बट वो आखिर में आपस में आ तो रहे थे ना, एकजुट तो हो रहे थे ना। तो इससे क्या हो रहा था कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग था, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था, देशभक्ति की जो भावना थी, अब लोगों में ग्रो कर सकती थी, चांसेस जो था बढ़ गया था। तो इससे क्या हो रहा था कि जो नेशन स्टेट का आइडिया था वो अब इन लोगों के बीच में ग्रो कर सकता था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल यहाँ पे सेक्टर जो है वो लोगों को यहाँ पर बाइंड कर रहा है, यानी एक दूसरे से जोड़ रहा है। तो इस तरह से कुछ नेशन स्टेट का आइडिया जो था, नेशन स्टेट का आइडिया को लिबरलिज्म जो है वो सपोर्ट किया इकोनॉमिकल सेक्टर में। तो अब हम देखते हैं, अब हम रिकॉल एक बार कर लेते हैं कि भाई इकोनॉमिकल सेक्टर में, ठीक है, लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था।
सो लिबरलिज्म का मतलब इकोनॉमिक सेक्टर में क्या था भाई, तो फ्रीडम ऑफ मार्केट, अबॉलिशमेंट ऑफ कस्टम बैरियर्स ऑन दी मूवमेंट ऑफ गुड्स, कॉमन करेंसी एंड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम। तो यही कुछ मेजर डिमांड्स कहे तो रहे थे लिबरलिज्म के टर्म में। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं, इस तरह से हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो लिबरलिज्म का जो टर्म था उसको किस तरह से एज अ वेपन की तरह यूज किया गया रिफॉर्म्स लाने के लिए और नेशन स्टेट की आइडिया को और भी मजबूत करने के लिए। तो इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको असाइनमेंट में सिस्टमेटिक वे में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको